एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग डील करने वाले हैं हाइपरटेंशन वाला क्वेश्चन। हाइपरटेंशन के ऊपर जो है 2025 में 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन था डिफाइन हाइपरटेंशन। तो हम थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे और उसके बाद जो है इसकी डेफिनेशन और फिर उसके बाद जो है आगे के क्वेश्चन डील करेंगे। ठीक है, तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और हाँ, अगर आपको पीडीएफ नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप लोग पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हाइपरटेंशन है क्या। तो हाइपरटेंशन दैट मीन्स कि हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है उसका इंक्रीज़ हो जाना। ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड हमारी बॉडी में किस वे में सर्कुलेट होता है? हमारे बॉडी में जो है ब्लड आर्टरीज और वेन्स के थ्रू जो है सर्कुलेट होता है। तो जो हमारी आर्टरीज होती है, आर्टरीज की वॉल्स पे जो ब्लड है वो कितना प्रेशर लगाता है उससे ही ब्लड प्रेशर कहा जाता है। ठीक है, अब इसके इंक्रीज़ होने से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आती है और उस ब्लड प्रेशर का इंक्रीज़ होना ही हाइपरटेंशन कहलाता है या फिर हाई बीपी कहलाता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन से देखते हैं। हाइपरटेंशन कॉमनली नोन एज हाई ब्लड प्रेशर, इट इज़ वन ऑफ मोस्ट प्रेवलेंट क्रोनिक मेडिकल कंडीशन वर्ल्ड वाइड। यानी कि हाइपरटेंशन जो है कॉमनली हाई ब्लड प्रेशर के नाम से भी जाना जाता है और ये एक मोस्ट कॉमनली मेडिकल कंडीशन है जो वर्ल्ड वाइड फैली हुई है। यानी कि हर किसी तीसरे चौथे इंसान में हमें हाइपरटेंशन की कंडीशन देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, इट इज़ अ मेजर पब्लिक हेल्थ कंसर्न बिकॉज इट सिग्निफिकेंटली इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम सच एज हार्ट डिसीज, स्ट्रोक, किडनी फेलियर एंड विजन लॉस। ये जो है एक मेजर हेल्थ प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि जो है ये धीरे धीरे चल के जो है बॉडी के ऑर्गन को डैमेज करता है, जिसकी वजह से हेल्थ में सीरियस प्रॉब्लम कॉज होती है, जैसे कि हार्ट डिसीज़ हो गया, स्ट्रोक हो गया, किडनी फेलियर हो गया या फिर विजन लॉस हो गया। ये सारी चीज़ें इसकी वजह से कॉज हो सकती है। ठीक है, ड्यू टू चेंजेस इन लाइफ स्टाइल, अर्बनाइजेशन, स्ट्रेस, पुअर dietary habits and lack of physical activity, the number of people affected by hypertension is rising globally। यानी कि जो आजकल क्या हो रहा है, लोगों की लाइफस्टाइल में काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, स्ट्रेस इंक्रीज़ हो रहा है, स्ट्रेस इंक्रीज़ हो रहा है लोगों में। लोगों का जो पुअर जो हैबिट है उनका डेली का वो बिगड़ते जा रहा है। लोग सब क्या है वो बर्गर, पिज़्ज़ा, सैंडविच ये सारी चीज़ें खा रहे हैं, हेल्दी डाइट नहीं ले पा रहे हैं और कई सारे लोगों में फ़ैट बढ़ता जा रहा है, फिज़िकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं लोग। ये सारी चीज़ें क्या करती है, सीधे हम जाकर हमारे ब्लड प्रेशर पे अफेक्ट डालती है फैट के कारण, ओबेसिटी के कारण। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, हाइपरटेंशन को कॉज करती है और ग्लोबली जो है हाइपरटेंशन इसी चीज़ के कारण सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, तो नॉर्मल बीपी क्या होता है, 120/80 mmHg होता है, जिसमें कि 80 जो है डायस्टोलिक होता है और 120 सिस्टोलिक होता है। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं। हाइपरटेंशन डिफाइन एज द परसिस्टेंट एलिवेशन इन द ब्लड प्रेशर अबव द नॉर्मल रेंज। यानी कि हाइपरटेंशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि जो ब्लड का प्रेशर होता है वो नॉर्मल रेंज से परसिस्टेंट बढ़ा हुआ रहता है। ठीक है, यानी कि जो नॉर्मल रेंज है 120/80 mmHg उससे बढ़ा हुआ होता है। ठीक है, आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन की, कौन कौन से टाइप है हाइपरटेंशन के। ठीक है, तो मेजरली इसके दो टाइप होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी हाइपरटेंशन। ओके, प्राइमरी हाइपरटेंशन देखते हैं। प्राइमरी हाइपरटेंशन या फिर इसे जो है एसेंशियल हाइपरटेंशन भी कहा जाता है। ये 90 से 95% लोगों में होता है। मतलब जितने भी हाइपरटेंशन के केसेस होते हैं उसमें 90 से 95% लोगों में जो है प्राइमरी हाइपरटेंशन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर विथ नो एग्जैक्ट नोन कॉज। जो प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है उसका वो कोई भी एग्जैक्ट कॉज हम नहीं जान सकते। मतलब उसका एग्जैक्ट क्या कॉज है वो हम नहीं पता लगा पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे रीज़नों की वजह से जो है ये हो सकता है। ठीक है, मोस्ट कॉमन टाइप और ये जो है एक हाइपरटेंशन का सबसे ज़्यादा
मोस्ट कॉमन टाइप है, मतलब 90 से 95% केसेस में जो है प्राइमरी हाइपरटेंशन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं पॉसिबल रीजंस, मतलब इसके क्या क्या पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं या फिर पॉसिबल कॉजेज हो सकते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन के। तो इसमें फैमिली हिस्ट्री हो सकता है कि मतलब उसकी फैमिली में किसी को पहले रहा हो, दादा दादी को रहा हो, मम्मी पापा को रहा हो, नानी वगैरह को रहा हो, तो उनकी वजह से कॉज हो सकता है। ठीक है, अनहेल्थी डाइट, टू मच सॉल्ट, मतलब खाने में ज़्यादा सॉल्ट लेने से, अनहेल्थी डाइट, फैटी खाने से, बाहर का खाने से, जंक फूड खाने से हो सकता है। ठीक है, या फिर अगर ज़्यादा स्ट्रेस हो पर्सन को, उस कारण से हो सकता है कि बहुत ज़्यादा जो है डिप्रेशन में चल रहे हैं इंसान, बहुत सारी लाइफ में ऐसी अनवांटेड चीज़ें हो रही है जिसकी वजह से उनका जो मेंटल स्टेटस है वो डिस्टर्ब हो रहा है, उसके कारण हो सकता है। या फिर लैक ऑफ एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी प्रॉपर नहीं हो पाने के कारण भी हाइपरटेंशन हो सकता है। ओबेसिटी, मोटापे के कारण हो सकता है। ठीक है, इट डेवलप स्लोली ओवर मैनी ईयर्स, मतलब जो है प्राइमरी हाइपरटेंशन अगर है तो वो धीरे धीरे, जैसे कि कोई पर्सन है वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा है, फिर तो वो धीरे 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 बढ़ता है और आगे जाके 40-50 की एज के बाद में एकदम से सडन सामने आता है कि हाँ भाई इसको हाई बीपी हो गया। ओके, सेकेंडरी हाइपरटेंशन देखते हैं। हाई ब्लड प्रेशर कॉज्ड बाय अनदर हेल्थ प्रॉब्लम्स, जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है वो किसी पर्सन की अदर हेल्थ इश्यूज़ के कारण कॉज होता है, मतलब उसे कोई डिसीज़ है जिसके कारण उसे सेकेंडरी हाइपरटेंशन हो रहा है। ठीक है, उसके इसमें जो है इसके पॉसिबल कॉजेज़ कुछ इस टाइप से है, जैसे कि किडनी डिसीज़ेस हो गई, कि अगर किसी को किडनी डिसीज़ है, क्रोनिक किडनी डिसीज़ है, तो उसके कारण ब्लड वेसल्स पे प्रेशर पड़ रहा है, तो उसके कारण हाइपरटेंशन हो रहा है। ठीक है, हार्मोनल प्रॉब्लम्स जैसे कि थायराइड डिसऑर्डर या फिर एड्रिनल ग्लैंड ट्यूमर, इनके कारण हो सकता है। ठीक है, या फिर कुछ मेडिसिन के कारण, जैसे कि बर्थ कंट्रोल पिल्स हो गई, एस्टेरॉइड्स हो गए, इनके कारण भी जो है बीपी बढ़ता है। ठीक है, उसके बाद स्लीप एपनिया के कारण भी हो सकता है। ठीक है, अपीयर्स सडनली एंड कैन बी मोर सीवियर देन प्राइमरी हाइपरटेंशन, ये जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है वो एकदम सडन शो होता है किसी भी पेशेंट में, मतलब एक उसको दूसरी डिसीज़ होती है, जैसे कि किडनी डिसीज़ हो गई दूसरी, और उसके बाद क्या है सडन हाइपरटेंशन दिखा और जो है एकदम से सीवियर हो जाता है, इवन इतना सीवियर कि वो प्राइमरी वाले से भी सीवियर इसमें चला जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे टाइप ऑफ हाइपरटेंशन। कुछ अदर टाइप भी है, मैंने थोड़ा डिस्कस कर लिए हैं, जैसे कि वाइट कॉट हाइपरटेंशन। वाइट कॉट हाइपरटेंशन में क्या होता है, ब्लड प्रेशर इज़ हाई ओनली एट द डॉक्टर क्लिनिक बट नॉर्मल एट होम, मतलब ये जो है वाइट कॉट हाइपरटेंशन में क्या होता है कि जो पेशेंट का बीपी होता है वो सिर्फ डॉक्टर की क्लिनिक में हाई हो जाता है, और जबकि अगर वो घर पे है तो जो है नॉर्मल रहता है। ठीक है, इसका रीज़न क्या होता है, एनजाइटी और नर्वसनेस ड्यूरिंग मेडिकल चेकअप, मतलब किस कारण से होता है, उसे एनजाइटी या फिर नर्वसनेस होती है किसी भी मेडिकल चेकअप के कारण, कि मुझे क्या हो जाएगा, मेरी रिपोर्ट्स में क्या आएगा, डॉक्टर क्या चेक कर रहा है, मुझे पैसे तो नहीं ज़्यादा लग जाएंगे, ये सारी चीज़ें वो सोचता है, तो उसका क्या है ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो इसे वाइट कोट हाइपरटेंशन भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड आता है मास्क्ड हाइपरटेंशन। मास्क्ड हाइपरटेंशन में क्या होता है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल इन द क्लिनिक बट हाई एट होम ड्यूरिंग डेली एक्टिविटीज़, मतलब जो ब्लड प्रेशर है वो क्लिनिक जाता है तब तो कम हो जाता है, लेकिन जब घर पे रहता है तब वो बढ़ जाता है उसकी कोई किसी भी एक्टिविटी, डेली एक्टिविटी के कारण। ठीक है, इसका रीज़न क्या है, घर पे रहने से चार लोगों की बातें सुनने के लिए मिलती है, घर वालों की कुछ फाइट होती है लोगों के बीच में, वाद विवाद हो जाता है, या फिर घर पे रह रहे वो दारू पी रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो उनके कारण इंक्रीज हो जाता है, तो इसे मास्क्ड हाइपरटेंशन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है थर्ड टाइप, एक और टाइप, आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन। आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन में क्या होता है, ब्लड प्रेशर रिमेन्स हाई इवन आफ्टर यूजिंग 3 और मोर मेडिसिन, जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ा हुआ ही रहता है जबकि हम मेडिसिन ले चुके होते हैं। ठीक है, इसका रीज़न क्या है, पुअर मेडिसिन रिस्पॉन्स, किडनी प्रॉब्लम्स और सेकेंडरी कॉजेज नीड स्पेशल इवोल्यूशन एंड ट्रीटमेंट प्लान, मतलब ये जो है
किसी मेडिसिन की पुअर रिस्पॉन्स की वजह से भी हो सकता है, या फिर किडनी प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, या फिर किसी अदर सेकेंडरी कॉज के कारण भी हो सकता है। इसी के लिए जो है स्पेशल इवोल्यूशन चाहिए, ट्रीटमेंट प्लान चाहिए, जिसके थ्रू इसे ट्रीट किया जा सके। ओके, आगे देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस एंड कॉजेस। ठीक है, कॉजेस से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कॉजेस ऑफ प्राइमरी या फिर एसेंशियल हाइपरटेंशन। ठीक है, जिसका जो एक एग्जैक्ट कॉज है वो अननोन है, मतलब कोई भी नहीं जान सकता, ये टाइम के साथ धीरे धीरे डेवलप होते जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री मतलब उसके फैमिली में किसी को रहा हो, उसके कारण हो सकता है, स्ट्रेस के कारण हो सकता है, ओबेसिटी के कारण हो सकता है, स्मोकिंग के कारण हो सकता है, या फिर जो खाने में जो है ज़्यादा अगर वो सॉल्ट का इंटेक कर रहा है तो हो सकता है, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी हो सकता है, एजिंग के कारण हो सकता है। मतलब टाइम में अपनी लाइफ में चीज़ों को बहुत लाइटली लेना, अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखना, उन सारी चीज़ों के कारण जो है प्राइमरी टाइप का हाइपरटेंशन हो सकता है। ठीक है, सेकेंडरी जो हाइपरटेंशन है उसके कॉजेज़ आते हैं, जैसे कि किडनी डिसीज़ आ गया, हार्मोनल डिसीज़ जैसे कि हाइपरथायरॉयडिज़्म आ गया, या फिर कुछ मेडिकेशन जैसे कि बर्थ कंट्रोल पिल्स हो गई, इनके यूज़ की वजह से हो सकता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के बारे में। तो जो हाइपरटेंशन है उसे साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये जब होता है किसी भी पर्सन को तो कुछ सालों तक तो इसके सिम्टम्स बिल्कुल शो नहीं होते, लेकिन जैसे जैसे किसी पर्सन की एज बढ़ते जाती है उसके बाद जो सिम्टम्स धीरे धीरे शो होने लगते हैं। ठीक है, तो इसमें आता है हेडेक होने लगता है पेशेंट को, डिजीनेस हो सकता है, ब्लड विजन हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है, एसओबी यानी कि डिस्निया हो सकता है, मतलब सांस लेने में उसे दिक्कत हो सकती है। मतलब कुछ कुछ बहुत रेयर देखने के लिए मिलता है, नोज ब्लीड हो सकता है। ठीक है, फटिग हो सकता है, इरेगुलर हार्ट बीट हो सकती है। ठीक है, तो ये थे हमारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपरटेंशन। ठीक है, आगे देखते हैं डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन फॉर हाइपरटेंशन। ठीक है, तो इसमें सबसे फर्स्टली तो आता है हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन में जो है हम उससे उसे कोई क्रोनिक डिसीज़ तो नहीं है उसके बारे में पूछेंगे मेजरली, तो कि कहीं सेकेंडरी टाइप का हाइपरटेंशन नहीं तो नहीं है, क्योंकि अगर सेकेंडरी टाइप का हाइपरटेंशन होगा तो दैट मीन्स कि जो सिम्टम्स है या फिर जो क्रिटिकल कंडीशन है वो कभी भी कॉज हो सकती है। ठीक है, या फिर फैमिली में किसी को रहा हो, तो ये सारी हिस्ट्री हम उसे लेंगे। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, वाइटल साइन चेक करेंगे जिसमें हमारा बीपी मॉनिटरिंग में आ जाएगा। ओके, यूरिन एनालिसिस करेंगे। यूरिन एनालिसिस क्यों करेंगे? टू चेक प्रोटीन और किडनी डैमेज, मतलब कहीं किडनी डैमेज तो नहीं है, इसे चेक करने के लिए यूरिन एनालिसिस करेंगे। ठीक है, ब्लड टेस्ट करेंगे, ईसीजी करेंगे और इकोकार्डियोग्राम करेंगे। ओके, आगे देखते हैं इसमें हाइपरटेंशन के कारण कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। तो हाइपरटेंशन के कारण आप सभी को पता होगा कि डायरेक्ट जो है हमारी ब्लड वेसल्स पे असर पड़ता है। तो ब्लड वेसल्स पे असर पड़ेगा तो डायरेक्ट सबसे पहले हमारे हार्ट पे असर पड़ेगा। हार्ट पे असर पड़ेगा जिससे कि हमारे हार्ट अटैक या फिर हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट फेलियर जैसी सिचुएशन कॉज हो सकती है। ठीक है, स्ट्रोक हो सकता है, किडनी डैमेज हो सकता है, या फिर सीकेडी यानी कि क्रोनिक किडनी डिसीज हो सकती है, आई प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, आगे देखते हैं मेडिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, कि किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन है तो उसके लिए क्या मेडिकल और नर्सिंग मैनेजमेंट हम लोग प्लान करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे, कि जो पर्सन है उसकी लाइफस्टाइल मॉडिफाई करेंगे, कि उसकी जो डाइट है, उसका जो वो रेगुलर एक्टिविटीज़ है, उसमें फ़िज़िकल एक्टिविटी को इम्प्रूव करवाएंगे, कि आप जो है फ़िज़िकल एक्टिविटी करें, अच्छी डाइट ले, आपका वेट थोड़ा कम करने की कोशिश करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, स्मोकिंग वगैरह छोड़े, स्ट्रेस कम ले। ठीक है, तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में हम लोग क्या करेंगे? लो सॉल्ट डाइट एंड लो फैट डाइट, वेट लॉस, रेगुलर एक्सरसाइज, क्वाइट स्मोकिंग एंड अल्कोहल, स्ट्रेस मैनेजमेंट करेंगे। ठीक है, उसके बाद मेडिकेशन में क्या देंगे? तो सबसे पहले डायूरेटिक दे सकते हैं टू रिड्यूस फ्लूइड, मतलब जो बॉडी में फ्लूइड का अमाउंट है उसे यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट करने के लिए जो है डायूरेटिक दे सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड। ओके, उसके बाद दे सकते हैं बीटा ब्लॉकर्स हार्ट रेट को स्लो करने के लिए, जैसे कि एटेनोलॉल। ठीक है, एसी इनहिबिटर्स दे सकते हैं ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करने के लिए, जैसे कि जिसमें आता है एनाल्प्रिल। ओके, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे सकते हैं ठीक है, फोर, जैसे कि
एमोल्डिपिन। ओके, नर्सिंग मैनेजमेंट में भी आता है कुछ पॉइंट, जैसे कि बीपी मॉनिटरिंग, या फिर उस पेशेंट को जो है उसके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में बताना, डाइट के बारे में बताना, स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में बताना, और वो अपने जो लाइफ में जो चीज़ें हैं उन्हें कैसे शॉर्ट आउट करे और स्ट्रेस को कैसे अपनी लाइफ से हटाए उसके बारे में एजुकेट करना। एजुकेशन ऑन मेडिकेशन अधेरेंस, चेक द साइड इफ़ेक्ट ऑफ मेडिसिन, मतलब पेशेंट को जो मेडिसिन दे रहे हैं पेशेंट को, उसका उसे कोई साइड इफ़ेक्ट वगैरह तो नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें चेक करना। ठीक है। इनकरेज रेगुलर फॉलो अप विद डॉक्टर, मतलब जो पेशेंट है उसे इनकरेज करे कि वो रेगुलर फॉलो अप ले, मतलब डॉक्टर से जो है चेकअप वगैरह करवाते रहे, ताकि उसकी जो हेल्थ है उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन वगैरह कॉज तो नहीं हो, हाइपरटेंशन की वजह से हार्ट वगैरह पे ज़्यादा दिक्कत वगैरह तो नहीं हो। ठीक है। ऑब्जर्व साइन ऑफ कॉम्प्लिकेशन, पेशेंट अगर हाई बीपी का है, सीवियर हाई बीपी का है, तो उसमें कॉम्प्लिकेशन मॉनिटर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि स्ट्रोक, किडनी इश्यूज, हार्ट प्रॉब्लम्स वगैरह, क्योंकि कभी भी जो है हार्ट अटैक जैसी सिचुएशन आ सकती है। ठीक है। सपोर्ट पेशेंट इमोशनली, स्पेशली न्यूली डायग्नोस्ड, मतलब जो पेशेंट जो है नया नया डायग्नोस हुआ है कि भाई तुम्हें हाइपरटेंशन है, तो उसे जो है स्पेशल ट्रीटमेंट देना है, या फिर उसे इमोशनली सपोर्ट देना है, ताकि वो अपनी जो प्रॉब्लम है उसे हैंडल कर सके, और जो है ये कर सके कि हाँ अभी हुआ है, मुझे ठीक हो जाएगा। ये सारी चीज़ें उसे समझानी है, डिसीज़ के बारे में सारा एजुकेशन देना है, और उसे एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, ताकि वो और ज़्यादा स्ट्रेस ना लेकर अपने आप को अच्छे से हैंडल कर पाए। ठीक है। उसके बाद हम लोग इसमें जो है नर्सिंग डायग्नोसिस लिख सकते हैं, और आप लोग अगर एग्ज़ाम में कर रहे हो तो आप लोग केयर प्लान बना सकते हो एक आध दो, और टाइम के अकॉर्डिंग देखना और मार्क्स के अकॉर्डिंग देख के। और हाँ, अगर केयर प्लान बना रहे हो तो उसके बाद हेल्थ एजुकेशन ज़रूर दे देना, और हेल्थ एजुकेशन में अगर कुछ नहीं आ रहा है तो सिर्फ इतना लिख देना कि आई एडवाइज टू माई पेशेंट टू डू एक्सरसाइज प्रॉपरली, टेक प्रॉपर डाइट, और मतलब ऐसे इससे रिलेटेड जो 4-5 लाइन लिख देना, तो इससे भी आपके मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। ओके। नर्सिंग डायग्नोसिस में क्या आएगा? रिस्क फॉर स्ट्रोक ड्यू टू इंक्रीज प्रेशर ऑन ब्रेन ब्लड वेसल्स। ठीक है। सेकंड डायग्नोसिस है रिस्क फॉर किडनी डैमेज ड्यू टू लॉन्ग टर्म स्ट्रेन ऑन किडनी कॉज्ड बाय हाई बीपी। ठीक है। उसके बाद आता है रिस्क फॉर न्यूट्रिशन इम्बैलेंस मोर देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू अनहेल्थी ईटिंग हैबिट्स, ओवरवेट विच कैन वर्सन बीपी। ओके, विच कैन वर्सन बीपी को आप अगर नहीं लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। उसके बाद डेफिशिएंट नॉलेज वाला तो है ही। ओके, तो ये सारी नर्सिंग डायग्नोसिस आप लोग लिख सकते हो। उसके बाद आप लोग केयर प्लान बना सकते हो, और उसके बाद आप लोग जो है हेल्थ एजुकेशन के द्वारा जो है अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है। आई एम श्योर कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और मैंने काफ़ी इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करी है। और तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। और हाँ, पीडीएफ नोट्स के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन में मेल दिया है, उस पर कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।